नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अकेडमी पे। दोस्तों, कंप्यूटर के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर की पीढ़ियां या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस और एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या नाम है? उसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम पीढ़ी 1, पीढ़ी 2, पीढ़ी 3, पीढ़ी 4, पीढ़ी 4, 5 इन पांचों पीढ़ियों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें हम, प्रथम पीढ़ी, तो इसमें हम किन किन चीजों पर डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों क्या, सबसे हम बात करेंगे, पहले बात करेंगे इसकी अवधि की। सबसे क्वेश्चन तो आपसे ये भी पूछेगा कि कब से कब तक थी, टेन्योर क्या था इसका। दूसरा, इसकी हम बात करेंगे दोस्तों गति की। इसमें हम बात करेंगे इसकी स्पीड की, कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थी उनकी गति क्या थी। तीसरा, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पीढ़ी, जिस आधार पे पीढ़ी को बांटा गया है ना, और जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर पीढ़ी को बांटा गया है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है विद्युत सप्लाई यंत्र। विद्युत सप्लाई यंत्र। तो इसमें प्रथम पीढ़ी में कौन सा विद्युत सप्लाई यंत्र यूज किया गया था। फिर चौथी जो बात है दोस्तों, वो चौथी हम देखेंगे क्या, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया गया था। सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, उसकी हम बात करेंगे कि कौन सा आखिर सॉफ्टवेयर पहली पीढ़ी कंप्यूटर में यूज किया गया था। इसके बाद कुछ विशेषताओं की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं रही हैं, इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का यूज किया गया था। ठीक है। इसके बाद इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी डिवाइस के रूप में किसका यूज किया गया था, इसकी बात करेंगे। और 8वां जो पॉइंट लेंगे, इस पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर, इस पीढ़ी के कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। ये पहली पीढ़ी के सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें उसकी अवधि क्या थी दोस्तों। तो फर्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसकी अवधि मानी जाती है 1943 से 1955 एडी के मध्य मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो 1943 से 1955 तक हुए। इनकी गति जो है, ये गति मानी जाती है दोस्तों मिली सेकेंड में, कि इन पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेशन करते थे। अब मिली सेकेंड का अर्थ है 10 की पावर -3 सेकेंड। मिली सेकेंड का क्या मतलब है दोस्तों, 10 की पावर -3 सेकेंड। या हम इसको और लिखना चाहें तो 1 सेकेंड का 1000वां भाग, 1 सेकेंड के 1000वें भाग में इनकी कैलकुलेशंस होती थी। विद्युत सप्लाई यंत्र के लिए यहां दोस्तों जो यूज होता था वो यूज होता था वैक्यूम ट्यूब एवं बल्ब का प्रयोग किया जाता था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि दोस्तों ये वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। वैक्यूम ट्यूब का जो आविष्कार किया था वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? इसका आविष्कारक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो किया था वो किया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये किया था 1904 में। तो ये आपको माइंड में रखना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इसमें कौन सा यूज किया गया था? इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था वो दोस्तों किया गया था कौन सा? वो किया गया था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको हम सॉफ्टवेयर की जगह क्या लिखें, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो किया गया था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, वो बैच प्रोसेसिंग। इसकी विशेषताएं क्या थी? अगर विशेषताएं की बात करें दोस्तों, तो इसका सब आकार जो था काफी बड़ा था। आकार लगभग 50 गुणे 50, 50 बाई 50 के कमरे के बराबर इसका आकार था। ठीक है। इसका वजन बहुत ज्यादा था। इन कंप्यूटर का लगभग 30 टन के आसपास वजन हुआ करता था। ये विद्युत बहुत ज्यादा खाते थे। विद्युत लगभग 1.5 टन के आसपास खाते थे। विश्वसनीयता कम थी इनकी। विश्वसनीयता कम थी, मतलब परिणाम गलत भी हो सकते थे। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हम देखने को मिलता है। इसके बाद इसकी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो भाषा यूज की जाती थी वो यूज की जाती थी मशीनी भाषा। मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी। मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज जो होती है दोस्तों, वो बाइनरी कोड के रूप में या बाइनरी डिजिट के रूप में होती है। कैसी होती है? बाइनरी डिजिट के रूप में होती है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट के रूप में होती है, डिजिट के रूप में होती है। ठीक है, डिजिट के रूप में होती है। इसमें करंट के फ्लो को देखा जाता है। अगर करंट कम है, मतलब अल्टरनेट करंट जो जाता है दोस्तों, उसमें जो ये फ्रीक्वेंसी के रूप में जो जाता है, लो करंट को 0 और हाई करंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। लो हाई, तो 0 1 के रूप में ये लैंग्वेज होती है। और केवल यही भाषा है, केवल मशीन लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर पूरी तरह से समझ सकता है। आप ध्यान रखिए। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस के रूप में दोस्तों यहां यूज किया गया था पंच कार्ड, पेपर कार्ड और मैग्नेटिक टेप का। पंच कार्ड, पेपर कार्ड और मैग्नेटिक टेप का यहां यूज किया गया था। पंच कार्ड, पेपर कार्ड एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कहां किया गया था? ये इनपुट, आउटपुट और मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया था। अच्छा, इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों, इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर में पहला है जैसा एनिएक। फुल फॉर्म इसका पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये है एनिएक। दूसरा जो कंप्यूटर था वो था दोस्तों एडबैक। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा था यूनिवैक भी इसी पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दोस्तों एक जो कंप्यूटर था उसको मैं आगे यहां लिख रहा हूं, एक था एडसैक। तो इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट एडसैक, डिस्क्रीट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म था। इलेक्ट्रॉनिक, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज या डिस्क्रीट तो उसमें है, इलेक्ट्रॉनिक डिले
स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये था, ये थे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस पीढ़ी कंप्यूटर में अगर बात करें तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 4701 था। ये 5 कंप्यूटर हैं जो इस पीढ़ी के कंप्यूटर से, इस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी की जगह आप किसकी बात करेंगे? दूसरी पीढ़ी की। तो आइए बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की। यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसमें भी। अब देखिए, द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की अगर बात करें हम, द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर की बात करें अगर हम, तो इसकी जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1954 से 1963 तक। 1954 से 1963 एडी तक मानी जाती है। ये ध्यान रखिएगा आपको कि द्वितीय पीढ़ी की जो टेन्योर है वो, ठीक है, इसमें जो स्पीड हो गई थी वो हो गई थी दोस्तों माइक्रो सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड किस में हो गई थी? माइक्रो सेकेंड्स में अब ये कंप्यूटर कैलकुलेशन करने लगा था। और माइक्रो सेकेंड का अर्थ है 10 की पावर -6 सेकेंड। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें, सेकेंड का 2 3 4 5 6 10 लाखवां भाग हो जाएगा यहाँ। ठीक है, विद्युत सप्लाई यंत्र के रूप में यहाँ दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। इसका यूज होने लगा था, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। ट्रांजिस्टर जो है ये यूज होने लगा था विद्युत सप्लाई यंत्र के रूप में। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर के आविष्कारक जो थे वो 3 व्यक्ति थे। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक 3 व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। पहले थे विलियम शॉकले, विलियम शॉकले, विलियम शॉकले। दूसरे थे जॉन, और तीसरे थे, पहले थे विलियम शॉकले, दूसरे थे जॉन वर्डिन, और तीसरे थे वॉल्टर ब्रिटेन। जॉन वर्डिन और तीसरे थे वॉल्टर ब्रिटेन। इन तीनों ने 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था दोस्तों। इसका आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम, तो ट्रांजिस्टर जो है ये सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम जैसे अर्धचालक से मिलकर बना है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये ट्रांजिस्टर किसका मिलकर बना है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक से मिलकर बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसकी विशेषताएं, साइज अपेक्षाकृत कम हो गई, फर्स्ट पीढ़ी की अपेक्षाकृत कम हो गई साइज। ठीक है, स्पीड अपेक्षाकृत बढ़ गई, स्पीड इंक्रीज कर गई। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता थोड़ी सी बढ़ी, विश्वसनीयता बढ़ी थोड़ी सी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या थी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं थी। अब लैंग्वेज जो यूज की गई थी इसमें दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो की गई थी निमोनिक लैंग्वेज यूज की गई थी, जिसे हम बोलते हैं असेंबली भाषा। ठीक है, इसे कौन सी भाषा, असेंबली भाषा यूज की गई थी। असेंबली भाषा इस जनरेशन में यूज की गई थी, असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी। और ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक प्रकार की निमोनिक भाषा है,
निमोनिक भाषा है। और इसमें जैसे एडिशन को ऐड, सब्सट्रैक्शन को सब, मल्टीप्लिकेशन को मल्ट, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये इस प्रकार की भाषा है जो जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। निमोनिक भाषा है एक प्रकार की असेंबली भाषा। तो दूसरे पीढ़ी कंप्यूटर में मेनली असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सेम थी दोस्तों, लेकिन मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी मेमोरी के रूप में इसमें यूज की गई थी। तो मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, प्रयोग मेमोरी के रूप में किया गया था। ठीक है, इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर की बात की जाए दोस्तों, तो इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर आप देख लीजिए। ठीक है, इस पीढ़ी के कुछ प्रमुख कंप्यूटर की बात की जाए तो पहला है IBM 401। यहाँ IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरा था NCR 304। NCR का फुल फॉर्म है नेशनल कैश रजिस्टर। ठीक है, तो ये इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर थे। तो ये दोस्तों थी हमारी द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी हो गई, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे इसकी तृतीय पीढ़ी की, यानी कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। तो आइए बात करते हैं तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो थर्ड जनरेशन की जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1964 से 1971। कुछ बुक्स में आपको 1975 AD भी मिल जाएगा, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इसकी स्पीड अब लास्ट वाले कंप्यूटर की यानी कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर से थोड़ा सा बढ़ गई। ठीक है, उसकी माइक्रोमीटर में थी, इसकी नैनोमीटर में हो जाएगी। तो इसकी स्पीड हो जाएगी क्या दोस्तों, नैनोमीटर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, 10⁻⁹ सेकेंड, माफ कीजिएगा नैनो सेकेंड। इसकी स्पीड हो गई नैनो सेकेंड, मतलब 10⁻⁹ सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। काफी ज्यादा स्पीड हुआ करती थी दोस्तों। विद्युत सप्लाई यंत्र के रूप में अब यूज होने लगा आईसी का। इसका यूज होने लगा आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो आविष्कार है, इसके आविष्कारक दो व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। इसका आविष्कार दो व्यक्तियों ने किया था। एक तो किया था जैक किल्बी और दूसरा व्यक्ति थे रॉबर्ट नोई। इन दोनों व्यक्तियों ने 1958 एडी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। अच्छा, इस आईसी को अगर बात करें इसमें, तो इस जनरेशन में जो आईसी यूज की गई थी उसको दोस्तों एसएसआई तथा एमएसआई कहा गया था। एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में 3 से 30 ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे। इसमें 3 से 3 ट्रांजिस्टर एक चिप में लगे होते थे, इसी को बोलते थे एसएसआई। और एमएसआई का मतलब है दोस्तों मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 30 से 300 ट्रांजिस्टर एक साथ लगे होते थे एक चिप में, उसी को कहते थे एमएसआई। अब इसमें सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो यूज किया गया था रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था,
इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विशेषताएं, इस कंप्यूटर की स्पीड अपेक्षाकृत और बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई दोस्तों, स्पीड ज्यादा हो गई, वजन अपेक्षाकृत घट गया, ठीक है। विश्वसनीयता और बढ़ गई, इसमें विश्वसनीयता बढ़ गई, ठीक है। इसमें लैंग्वेज जो हमने यूज की वो दोस्तों हमने यूज की हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, उच्च स्तरीय भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने वाला, यानी कि HLL हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। अब हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल भी आपसे पूछता है कि तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में किन हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो आपको इनके एग्जांपल याद रखना है। जैसे फोर्टान, FORTAN, फोर्टान फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। मैं इधर लिखता हूं, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल HLL के। पहला है फोर्टॉन, ठीक है, पहला है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये फर्स्ट लैंग्वेज है ट्रांसलेशन। दूसरी जो लैंग्वेज है दोस्तों वो है कोबोल, इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और तीसरा है दोस्तों एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ये तीनों भाषाएं उच्च स्तरीय भाषा है और इन्हीं उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर में किया गया था। आप यहां लिख सकते हैं तृतीय पीढ़ी, हम बात कर रहे हैं तृतीय पीढ़ी की। अब इसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के रूप में दोस्तों यहां अब कीबोर्ड का यूज किया जाने लगा था इनपुट डिवाइस के रूप में। आउटपुट डिवाइस के रूप में हमने यहां मॉनिटर यूज करने लगे थे हम, और स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में या मेमोरी डिवाइसेस के रूप में यहां मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाने लगा था। मैग्नेटिक डिस्क या टेप का यूज पहले से ही हो रहा था और इस पीढ़ी में भी किया जाने लगा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर कौन से थे, तो इस पीढ़ी के जो प्रमुख कंप्यूटर थे वो थे PDP-8, IBM 360, IBM 360, ठीक है। PDP का यहां है प्रोग्राम, मतलब है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, और IBM का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। इसके अलावा NCR 395 का भी प्रयोग यहां किया गया था। NCR 395 कंप्यूटर, NCR 395 कंप्यूटर भी इस पीढ़ी में यूज किए गए थे। तो ये दोस्तों थी तृतीय पीढ़ी, हमारी थर्ड जनरेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, चौथी जनरेशन की। थर्ड जनरेशन आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं चौथी जनरेशन की, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर हो गया। अब बात करेंगे हम चौथी पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। यहां लिखेंगे चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन। चौथी पीढ़ी की अगर दोस्तों टाइम की हम बात करें तो चौथी पीढ़ी का दोस्तों टाइम जो कंसीडर किया जाता है वो 1971 कुछ लोग कंसीडर करते हैं, कुछ 1975 कंसीडर करते हैं। तो 1971 से, एक और लिख लीजिएगा 1975 से, तो 71 से करेंगे तो 1980 तक, और अगर 75 से करेंगे तो 1985 AD तक ये फोर्थ जनरेशन मानी जाती है। अब जो स्पीड आ गई थी वो नैनो से पीको सेकेंड में आ गई थी। पीको सेकेंड स्पीड हो चुकी थी कंप्यूटर की, यानी कि पीको सेकेंड की बात करें अगर हम तो 10 की पावर
12 सेकंड में अब कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता था, यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था। विद्युत सप्लाई यंत्र के लिए यहां हम जो यूज करते थे वो करते थे दोस्तों LSI और VLSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब दोस्तों यहां है, यहां 300 से 3000 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। और अगर वेरी लार्ज की बात करें तो यहां 3000 से 30,000 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था दोस्तों। इसी के बाद एक इंस्ट्रूमेंट बन गया था, इसी को दोस्तों हम दूसरी भाषा में कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसी को फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में मेनली माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था, इसको कहते थे माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि अब एक ही चिप में ट्रांजिस्टर की साइज लगातार ट्रांजिस्टर के नंबर्स बढ़े जा रहे थे, तो इसे हम कहते थे माइक्रो प्रोसेसर। और इसका जो आविष्कार किया था दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था वो किया था टेड हॉफ एवं फ्रेडरिको फॉगिन नामक व्यक्ति ने किया था, फॉगिन ने किया था। और इसका आविष्कार जो किया गया था दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1971 में आविष्कार किया गया था। और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, ये आपको ध्यान रखना है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था वो था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था। इसमें विशेषताएं, स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, आप देख चुके हैं कि अब स्पीड कहां आ गई थी, पिको सेकंड में। साइज और भी ज्यादा घट गया, साइज कम हो गया कंप्यूटर का। विश्वसनीयता और भी ज्यादा बढ़ी दोस्तों, विश्वसनीयता और भी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो यहां भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज, HL उच्च स्तरीय भाषा, जैसे S&Q यानी कि स्ट्रक्चर्ड एंड क्वेरी लैंग्वेज का यूज किया गया था, ये आप ध्यान में रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था इसमें, ठीक है। इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस के रूप में अब हमने यहाँ पे मेमोरी डिवाइस के रूप में CD, DVD, HBD, इन सब का यूज भी हम करने लगे थे। बाकी कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के रूप में हम माउस का यूज कर रहे थे, हम कीबोर्ड का यूज कर रहे थे, ट्रैक बॉल का यूज कर रहे थे, नई नई डिवाइसेस इस समय आ गई थी। आउटपुट डिवाइस के रूप में हम ऑलरेडी मॉनिटर का यूज कर ही रहे थे। इस तरह से हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। अच्छा, इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटरों की अगर दोस्तों बात की जाए तो इस पीढ़ी में प्रमुख रूप से जो कंप्यूटर यूज किए गए थे वो यूज किए गए थे क्या, DEC 10 और IBM 4341, DEC 10, IBM 4143। DEC का है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, DEC का फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये जनरेशन 4th पीढ़ी के कंप्यूटर में इनका प्रयोग किया गया था। अब आप बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब बात करते हैं 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की। नेक्स्ट जो लास्ट है, अंतिम पीढ़ी के कंप्यूटर है, उनकी हम बात कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं किसकी, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं। 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो 5वीं पीढ़ी हम यहाँ पे हेडिंग करेंगे 5वीं पीढ़ी,
और इसमें हम अवधि देखेंगे। अवधि अगर हम बात करें तो यहां अगर आप 1980 या 85 जो भी आप लिखेंगे उससे अब तक जो पीढ़ी चल रही है दोस्तों वो पांचवी पीढ़ी है। ठीक है, वो पांचवी पीढ़ी है जो पीको सेकेंड एवं फर्मी सेकेंड, पीको सेकेंड एवं फेम्टो सेकेंड, फर्मी की जगह दोस्तों यहां फेम्टो सेकेंड में कैलकुलेशन करते हैं। फेम्टो सेकेंड का अर्थ होता है दोस्तों 10 की घात -15 सेकेंड में कैलकुलेशन करता है। सेकेंड का टाइम लेता है। स्पीड अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर में। विद्युत सप्लाई यंत्र के लिए यहां अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जा रहा है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। यानी कि अब जो एक चिप है उसमें 30,000 से ऊपर ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे इसमें दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर था जिसको हम बोलते थे GUI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था या ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। इस जनरेशन की विशेषताएं ये थी दोस्तों कि ये अब यहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ चुकी थी, बुद्धिमत्ता। अब स्पीच वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आ चुका था, वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज किए जाने लगा। ठीक है, भाषा दोस्तों AI बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किए जाने लगा। जैसे अगर हम बात करें एल्गो, प्रोलॉग, लिस्प एंड प्रोलॉग। ठीक है, लिस्प मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज इनका यूज होने लगा। प्रोलॉग प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम्ड लॉगरिथमिक लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में दोस्तों वही मॉनिटर, अब मॉनिटर, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है, फिंगर या टच स्क्रीन, ये सारी चीजें दोस्तों आ चुकी थी, नई चीजें आ चुकी थी। इस पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें दोस्तों तो लैपटॉप, पाम टॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें अब इस पीढ़ी कंप्यूटर में आ चुकी हैं। तो ये दोस्तों थी पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह हमने आज जाना कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ियों में किस किस चीज का प्रयोग किया गया था, कब से वो पीढ़ी किस टेन्योर में थी, कितने उसमें सेकेंड्स में उसके कैलकुलेशंस हो जाते थे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाने लगा था, कौन सा लैंग्वेज यूज की जाने लगी थी, ये सारी चीजें हमने जान ली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।